आज की कहानी है दो क्लासमेट्स की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें एक ऐसी जगह पर ला खड़ा कर दिया जहां पर सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल था और वो महीनों तक एक आइलैंड पर एक दूसरे के साथ फंसे रहे। इसके बाद वो इस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या क्या कांड करते हैं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इश्ता और आज की कहानी शुरू होती है हमें ईमा नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए, जो सुबह जल्दी उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। ईमा अपनी स्कूल में एक बहुत ही अच्छी और फेमस स्टूडेंट है जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं जो ईमा की तुलना में बहुत ही ऑलसी लड़का है और वो सुबह लेट करके उठता है और सीधे बाथरूम में जाकर ब्रश करने के बाद फौरन आकर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तो उसके वालिद जैक उसे कहते हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं हम ईमा 2 और उसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं जिनको उनकी माँ बारबरा स्कूल छोड़ने आती है। इसके बाद ईमा स्कूल में पहुंचकर अपने बेस्ट फ्रेंड लीज से मिलती है और जब वो बातें कर रहे थे तभी स्टीफन नाम का एक स्टूडेंट आकर ईमा को हाय कहता है और ये देखकर लेजी ईमा को चढ़ाने लगती है। अब इसी दिन क्लास में मिस्टर क्रिश्चियन सीन जो उनके टीचर हैं वो बताते हैं कि बस अगली सुबह ठीक 7 बजे ट्रिनिटी आइलैंड के ट्रिप के लिए निकलेगी और वो आगे बता ही रहे होते हैं कि ईमा क्लास में लेट पहुंचती है और डैन भी पीछे से आकर ईमा से टकरा जाता है और उसे सॉरी शहजादी कहता है। इसके बाद जब मिस्टर क्रिश्चियन सीन ट्रिप के बारे में और जानकारी दे रहे थे तभी लीज ईमा से कहती है कि डैन भी ट्रिप पर जा रहा है अपने वालिद के पैसों की वजह से, और फिर वो डैन को देखकर मुंह बनाती है। अब लंच के वक्त लीज अपने दोस्तों को ईमा और स्टीफन के बीच सुबह जो हुआ वो बताती है और कहती है कि ट्रिप में जाकर हमारे पास 1 हफ्ता होगा अपना जादू चलाकर ईमा को स्टीफन के साथ एडिक्शन कराने के लिए, पर ईमा कहती है कि हमें ये सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। अब सभी जब बातें कर रहे थे तभी ईमा की नजर डैन पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा था। अब थोड़ी देर में मिस कुलियर जो एक टीचर हैं वो डैन के पास आकर उसे स्कूल में चाकू लेकर आने के लिए डांटती हैं और फिर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती हैं। फिर लीज अपने दोस्तों से कहती है कि ईमा को डैन जैसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए जब स्कूल का एक हॉट लड़का ईमा को पसंद करता है। अब अगले दिन सुबह ईमा तैयार होती है ट्रिप के लिए और अपने माँ बारबरा और वालिद फुल को थैंक यू कहती है उसे ट्रिप पर जाने देने के लिए। दूसरी तरफ डैन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता तो उसके वालिद जैक उसे कहते हैं कि उसके स्कूल के असूलों को तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की उसे ट्रिप पर जगह दिलाने के लिए, जिसके बाद वो जाने के लिए मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिश्चियन सीन सबको बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। अब बस में चढ़ते वक्त स्टीफन ईमा से पूछता है कि कैसी हो ईमा, जिससे लीज ईमा को फिर से चढ़ाती है पर ईमा उस पर ध्यान नहीं देती। अब कुछ वक्त के अंदर वो ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाते हैं और बस से उतरते वक्त मिस कुलियर सबसे कहती है कि सब कुछ देर पोल में एंजॉय कर सकते हैं पर डिनर से पहले सबको आ जाना है और अगले दिन से प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब कुछ देर बाद ईमा और उसके सभी दोस्त पोल में जाते हैं जहां ईमा स्टीफन से मिलती है और सब एक साथ पोल में मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डैन बिल्कुल अकेला बालकनी से ये सब देख रहा होता है। अब इसी शाम ईमा की एक फ्रेंड लीज और ईमा को आकर बताती है कि स्टीफन ने उन्हें पार्टी पर बुलाया है जो यहाँ के एक लोकल बोट में हो रही है, लेकिन ईमा ये सुन के मना कर देती है पर उसके दोस्त जिद करके उसे मना लेते हैं। इसके बाद वो पार्टी के लिए बोट पर चले आते हैं और वहां पहुंचने के बाद ईमा हिलन को पार्टी में ढूंढने लगती है और तभी वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है और ये देख के ईमा वहां से जाने लगती है और वहीं साइड से ये सब डैन भी देख रहा होता है। तभी वो ईमा से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजा कर रहा है, तो वो डैन से कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब अचानक वहां पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि यहाँ स्टूडेंट पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं और सबको बोट के सामने की तरफ आने को कहते हैं। तभी अचानक पैर फिसलकर ईमा पानी में गिर जाती है और उसे गिरते हुए डैन देख लेता है तो वो भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर उसे बचाकर एक छोटी बोट में ले जाता है। अब इस बोट की रस्सी बड़े बोट से जुड़ी हुई थी तो डैन उस रस्सी को काट देता है और ईमा के पूछने पर वो कहता है कि मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। पुलिस के जाने के बाद हम बड़े बोट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही वक्त के अंदर वो बोट उनसे काफी दूर चला जाता है और तभी वहां पर तूफान शुरू होने वाला होता है, लेकिन डैन देखता है कि इसमें तो मोटर ही नहीं है। तभी उनके सामने से अचानक एक बड़ी सी लहर आती है और दोनों किस के बोट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और दोनों लहरों की वजह से बोट के साथ अरबी समंदर में पहुंच गए थे। डैन का फोन भी जा चुका था तो वो ईमा को उसका फोन देने को कहता है पर ईमा के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर ईमा डैन से कहती है कि हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था, तो डैन कहता है कि फिक्र मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा।
वो बात ही कर रहे थे तभी अचानक ईमा को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड नजर आती है, जिसके बाद डैन बोट को इस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद दोनों इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच के ईमा फिर से फोन के नेटवर्क को देखती है, पर वहां भी कोई नेटवर्क नहीं मिलता। फिर डैन को इस बोट पर एक फ्लेयर गन मिलती है तो वो उसे ले लेता है और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, इस उम्मीद में कि आगे जाने पर उन्हें कोई मदद मिल जाएगी। दूसरी तरफ होटल में पिछली रात की पार्टी की वजह से मिस्टर क्रिश्चियन सीन ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। तभी लीज मिस कूलियर से कहती हैं कि ईमा होटल वापस नहीं आई है और उसे लगा कि शायद ईमा कल रात किसी और के साथ थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। और वो बताती है कि उसने ईमा को आखिरी बार पार्टी बूट पर देखा था। इस सब इससे उनको पता चल जाता है कि डैन और ईमा दोनों ग्रुप से गायब हैं। इसके बाद पुलिस आकर ईमा के दोस्तों से पूछताछ करते हैं तो मिस कूलियर पुलिस से पूछती है कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है। तो पुलिस कहते हैं कि ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, वो खुद से ही वापस आ जाएं। लेकिन अगर वो समंदर में कहीं फंस गए हों तो दोनों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये बात जब डैन के वालिद को पता लगता है कि उनका बेटा खो गया है तो ये सुनकर वो फौरन स्कूल जाते हैं और वहाँ ईमा की माँ बारबरा से मिलते हैं। और इसी वक्त फुल भी वहां आ जाता है और यहाँ सब परेशान होकर प्रिंसिपल से दोनों बच्चों के खोने के बारे में पूछने लगते हैं, पर प्रिंसिपल ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाते, जिसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। वहीं ईमा और डैन आगे बढ़ रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत आबशार दिखाई देता है। डैन को ये बहुत अच्छा लगता है तो वो ईमा को उसका एक तस्वीर लेने के लिए कहता है, पर ईमा उसे मना कर देती है। वो कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे इस ट्रिप में प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए थे, मुझे आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकल पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटे बाद वो दोनों इस आइलैंड के बिल्कुल किनारे पर आ जाते हैं, पर अब तक यहाँ उन्हें न कोई रास्ता मिला था और न ही कोई मदद। ये देख के वो वापस बूट की तरफ जाने का सोचते हैं। इसके बाद वो दोनों वापस बूट की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि किनारे में उनकी बूट नहीं है। समंदर की लहर बूट को कहीं ले गया था और अब सिर्फ उन्हें वहां एक लाइफ जैकेट मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो पूरा दिन चलते चलते थक चुके थे और सूरज भी डूब जाता है। इसके बाद डैन आग जलाता है और दोनों यहीं पर आज रात रुकने का फैसला करते हैं। डैन देखता है कि ईमा को ठंड लग रही है तो वो ईमा इसको अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि कल तक शायद हमारे वालिदैन हमें ढूंढ कर निकाल लेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और डैन जाग कर देखता है कि ईमा यहाँ नहीं है, तो वो उसे ढूंढते हुए जाकर देखता है कि ईमा समंदर के किनारे पर SOS लिख रही है। तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें पीने के लिए पानी ढूंढना होगा। इसके बाद डैन स्विमिंग करने चला जाता है और ईमा उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिश्चियन सीन ईमा और डैन के बारे में उनके वालिदैन को बताते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रहे हैं और पुलिस को एक छोटी बूट मिली है जिस पर शायद वो दोनों थे। फिर जैक कहते हैं कि अगर पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है तो हम किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगा सकते हैं, पर मिस्टर क्रिश्चियन सीन कहते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है और वो जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। वहीं हम देखते हैं कि ईमा पीने के लिए पानी ले रही है, तभी उसे अजीब सा कुछ महसूस होने लगता है। उसे लग रहा होता है कि उसके आसपास कोई है और उसे देख रहा है, तो वो घबरा कर वहां से चली आती है। इसके बाद दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं और थोड़ी देर बाद ईमा समंदर के किनारे बड़ा करके SOS लिखती है ताकि रेस्क्यू टीम अगर यहाँ से गुजरे तो वो उन्हें मिल जाए। फिर दोनों को जो भी इस आइलैंड पर खाने लायक मिलता है वो ढूंढ के खाने लगते हैं और डैन को केले का एक पेड़ मिलता है तो वो तोड़ के दोनों पेट भर के खाते हैं। अब इस आइलैंड में गर्मी बहुत होती है और ईमा फुल पैंट नहीं पहन सकती और वो पैंटी पहनकर भी नहीं रह सकती, तो वो अपनी फुल पैंट को काट के शॉर्ट कर लेती है। इसके बाद ईमा देखती है कि डैन इस झोपड़ी में आकर सो रहा है, तो वो भी उसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक डैन ईमा की तरफ मुड़ता है और उस पर हाथ रख देता है, पर ईमा को ये अच्छा लगता है और वो कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन जब ईमा आबशार में नहा रही होती है तब डैन आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है, तो ईमा डैन को कहती है कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। तो डैन कहता है कि तुम ही ने तो मुझे यहाँ पहरेदारी करने के लिए कहा है। ये सुनकर ईमा कहती है कि इस आइलैंड में कोई और भी है, इसलिए मैंने कहा था। उधर होटल में बारबरा ईमा को लेकर बहुत परेशान थी और न्यूज में ये बताया जा रहा था कि ईमा और डैन के गायब होने की केस अब ऑफिशियल हो गई है और अब पुलिस को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं और अब वो उनकी लाश ढूंढ रहे हैं। और फुल तैयार हो रहा था घर जाने के लिए क्योंकि ईमा की छोटी बहन स्टेसी घर में अकेली है, पर बारबरा अभी भी घबराई हुई है। तो फुल बारबरा से कहता है कि ईमा मिल जाएगी और ये कह के वो उसे गले लगा लेता है।
जिसके बाद अगले दिन जैक बारबरा के साथ हेलीकॉप्टर लेकर ईमा और डैन को ढूंढने निकल पड़ता है और वो उन दोनों को अच्छे से ढूंढने के लिए सबको पर्ची बांट रहे होते हैं जिन पर ईमा और डैन के बारे में जानकारी दी हुई थी। ये सब कुछ करने के बाद जैक बारबरा से कहता है कि उन्होंने सब करके देख लिया पर फिर भी ईमा और डैन नहीं मिल रहे हैं, अब शायद घर वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा उदास हो जाती है और घर चली जाती है। दूसरी तरफ डैन ईमा को हरी रोशनी के बारे में बता रहा होता है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था और वो बताता है कि वो रोशनी सूरज के डूबते वक्त दिखती है, पर डैन ने उस रोशनी को आज तक कभी नहीं देखा है। अब यहाँ उन्हें कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं और दोनों आइलैंड के खूबसूरत माहौल के मजे लेने लगते हैं। वो समंदर में नहाते हैं और बहुत मजे करते हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जब भी उनका मन करता है तो वो तूफान और जलजले के मजे लेते रहते थे। अब ये सब कुछ होने के बाद ईमा डेन से पूछती है कि तुमने पहली बार कैसे किया था और वो कौन थी? तो डेन बताता है कि जब मैं स्कूल में था तब मेरा एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब डेन जानता था कि ईमा की ये सब कुछ पहली बार थी तो वो पूछता है तुम्हें कैसा लगा? तो वो बताती है कि अच्छा था लेकिन तूफान की वजह से गलत जगहों पर रेत चली गई। इसके बाद ईमा कहती है कि मुझे और तजुर्बा करना है तो डेन कहता है कि ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि दोनों जंगल में जाते हैं कुछ फल लाने के लिए और डेन थोड़ी आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उन्हें एक तैयारे की आवाज सुनाई देती है तो दोनों खुली जगह की तरफ भागने लगते हैं और डेन जल्दी से आकर उस तैयारे को सिग्नल देने के लिए ईमा की बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है पर उसे वो नहीं मिलती। लेकिन तब तक वो तैयारा उनसे बहुत दूर चली जाती है। फिर ईमा फिर से उस फ्लेयर गन को ढूंढने लगती है पर उसे भी नहीं मिलती। तो ईमा को लगता है कि इस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन और बीत गए हैं पर उनके ऊपर से अब तक सिर्फ एक ही तैयारा गुजरा है और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया है। दोनों झोपड़ी में बैठ के बात करने लगते हैं कि उन्हें अब घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यहाँ जंगल में पूरी तरह एक दूसरे के साथ बताने का फैसला कर लेना चाहिए। तभी अचानक डेन को किसी जानवर की आवाज आती है तो डेन जंगल में जाता है इस जानवर को ढूंढने के लिए। तो ईमा को डेन की फिक्र होने लगती है तो वो भी उसके पीछे चली जाती है और वहीं डेन जैसे ही थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहाँ एक ब्लैक पैंथर होता है जिसे देखते ही वो भागने लगता है और भागते भागते काफी दूर जाने के बाद वो अचानक जमीन पर गिर जाता है और ईमा भागती हुई जब डेन के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि डेन के पास खून से लथपथ एक चाकू है और उसने एक ब्लैक पैंथर को मार दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि ईमा और डेन के सभी दोस्त और वालिदैन उनके बना ही अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं और यहाँ ईमा और डेन ने भी आइलैंड पर जीना सीख लिया है और उधर ही अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी कि उन्हें कोई बचाने आएगा वो भी अब खत्म हो चुकी थी। उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया है और यहाँ पर झोंपड़ी बनाकर रहते हैं और सभी उम्मीदें छोड़कर खुशी से एक दूसरे का साथ देते हुए दिन गुजारने लगते हैं। फिर एक दिन ईमा उल्टियां करने लगती है तो डेन ये देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम हामिला हो? तो ईमा कहती है कि नहीं, उल्टियां बस ऐसे ही हो गई हैं। इसके बाद ईमा अच्छा महसूस करने के लिए डीन के साथ लेट जाती है पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी ईमा की खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती है और जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ पेड़ पर एक बंदर होता है जो उनका सामान फेंक रहा होता है और वो देखते हैं कि बंदर के हाथ में वो फ्लेयर गन भी है जो डीन को उस दिन नहीं मिला था। तो उस बंदर को ईमा एक कीला दिखाती है तो वो गन नीचे फेंक देता है जिसके बाद उन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है तो वो भागते हुए खुली जगह पर आते हैं और ईमा गन लोड करके फायर करती है तो वो हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं जिसके बाद वहां से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। और अब फाइनली दोनों 3 महीने के बाद वापस आ जाते हैं और एयरपोर्ट पर ईमा और डीन के दोस्त और वालिदैन उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं जिसके बाद दोनों के वालिदैन उन्हें अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद डीन उसी रात को ईमा से मिलने जाता है और वो बात करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है और यहाँ डीन ईमा को किस करने वाला होता है पर ईमा नहीं करती और कहती है कि हर 10 मिनट में उसके वालिदैन उससे मिलने आ रहे हैं, अब शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और कहती है कि हमारे आने की खुशी में मेरे वालिदैन ने एक पार्टी रखी है तो तुम्हें भी आना है। फिर अगले दिन पार्टी पर सब जमा होते हैं और ईमा के वालिदैन सबको कुछ कहने लगते हैं उनके बच्चों के वापस आने पर। इसके बाद स्टेसी डीन से पूछती है कि तुम सबके साथ क्यों नहीं हो? तो डीन कहता है कि मुझे सबसे घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद डीन ईमा को उसके साथ आने के लिए इशारा करता है पर ईमा नहीं आती और उसे अनदेखा कर देती है और ये देखकर डीन पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सभी चीजें पहले की तरह हो जाती हैं और ईमा आइलैंड से वापस आने पर वो बहुत फेमस हो जाती है पर डीन अभी भी अकेला ही रहता है और जब भी ईमा और डैन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं
तो वो बस एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं। फिर कुछ दिन बाद ईमा डैन को कॉल करती है, पर डैन कॉल नहीं उठाता। उसके बाद हम देखते हैं कि ईमा के रूम में स्टेसी जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लापता हो जाने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया और मो डैड भी बहुत परेशान है। हमने तो सोच लिया था कि शायद हमने तुम्हें बिल्कुल खो दिया है, लेकिन आज हम सब अच्छे से एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। फिर ईमा स्टेसी से कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, और फिर वो दोनों एक साथ प्रोम पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर हम डैन को देखते हैं जो अपनी माँ के कब्र पर जाता है और अपनी माँ को मिस करते हुए बहुत रोता है। अब प्रोम पार्टी की रात डैन टीवी देख रहा होता है तो उसके वालिद उसे पूछते हैं कि क्या पार्टी में तुम मेरे कोट पहनकर जाना चाहोगे। दूसरी तरफ ईमा पार्टी में अपनी बहन के साथ पहुंच गई थी, जिसके बाद लेज उसके पास आती है और ईमा को एक सरप्राइज देने के लिए आगे ले जाने लगती है। और तभी ईमा देखती है कि बाहर बारिश में डैन कोट पहन के खड़ा है और ईमा का इंतजार कर रहा है। ये देखकर ईमा आइलैंड की वो सब कुछ याद करने लगती है। उसके बाद पार्टी से बाहर आकर ईमा डैन के पास जाती है और यहाँ दोनों बहुत खुश होते हैं और